तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आलोक सर फिजिक्स में। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग सकुशल होंगे और पूरे मनोयोग के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आने वाली उत्तर प्रदेश की आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में पूरे मनोयोग के साथ लगे होंगे। प्यारे मित्रों, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए और तैयारी के इसी क्रम में हम लोग आज पहुँचे हैं अपने विषय कला एवं संस्कृति के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ। कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। मित्रों, लगभग उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। सिलेबस का ये पार्ट है हमारे कला एवं संस्कृति, और इसको इसलिए हमारे सिलेबस, हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया ताकि हम पूरे देश की, भारत की विविधताओं को पढ़ें, समझें और उसके बारे में जानें। इसलिए वो कला एवं संस्कृति को हम लोगों के पाठ्यक्रम में रखा गया है। मित्रों, अगर हम कला एवं संस्कृति को पढ़ने से पहले सर्वप्रथम हमको ये जानना होगा कि कला क्या होती है। कला से हम क्या समझते हैं। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि भाई इनके पास बहुत अच्छी कला है, बहुत अच्छी बोलने की कला है, बहुत अच्छी चित्र बनाने की कला है, बहुत अच्छी संवाद करने की कला है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कला क्या होती है। कला शब्द की व्युत्पत्ति कल धातु से हुई है। कल धातु का तात्पर्य है करना। जब हम किसी कार्य को सकुशल तरीके से संपन्न करते हैं तो हम कहते हैं कि इस कार्य की, इस व्यक्ति के पास कला है। कला का तात्पर्य है, कला का सीधा शाब्दिक अर्थ हम समझ सकते हैं कि किसी कार्य को सकुशल क्रियान्वयन करना कला कहलाता है। कला के बाद हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं संस्कृति क्या होती है। भैया, संस्कृति, कल्चर। कल्चर क्या है? तो संस्कृति के बारे में आप सब लोग जानते हैं। हमारी वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, पहनावा और हमारी बातचीत करने की पौराणिक सभ्यताएं, हमारी परंपराएं, हमारे धार्मिक मान्यताएं, हमारे मूल्य, इन सब को मिलाकर हमारी जो जीवन शैली बनती है उसे हम अपनी संस्कृति कहते हैं। तो सीधी सी बात हम लिख सकते हैं, जीवन शैली, मनुष्य की जीवन शैली में, जीने के तरीके में जिन जिन चीज़ों का साथ होता है, जिन जिन चीज़ों का मेल होता है, उसको हम संस्कृति के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो कला और संस्कृति के शाब्दिक अर्थ के बारे में हमने जान लिया। कला कल धातु से बनी है जिसका तात्पर्य है करना, अर्थात कार्य को सकुशल तरीके से क्रियान्वयन करना या संपन्न करना कला कहलाता है, और हमारे जीवन को जीने की शैली हमारी संस्कृति कहलाती है। कला और संस्कृति को पढ़ने के साथ साथ हम विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे कि हम वास्तुकला क्या होती है, वास्तुकला क्या है, स्थापत्य कला क्या है, स्थापत्य कला क्या होती है। साथ ही साथ हम बात करेंगे संगीत कला क्या होती है, संगीत कला की बात करेंगे। मूर्ति कला की बात करेंगे, मूर्ति कला क्या होती है। ये सभी हमारे सिलेबस के पार्ट हैं। वास्तुकला, स्थापत्य कला, संगीत, मूर्ति कला और धर्म और दर्शन। धर्म और दर्शन, इसी के अंतर्गत हमारे सिलेबस में धर्म एवं दर्शन, भारतीय धर्म एवं दर्शन को भी हमारे सिलेबस का हिस्सा बनाया गया है। धर्म एवं दर्शन, और अंत में हम कुछ विविध बातों पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से पाठ्यक्रम को थोड़ा थोड़ा हमने समझ लिया, और इसके बाद में बृहद जानकारी प्राप्त करने के लिए लगातार हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझते हैं मित्रों, कला के बारे में और जानकारी लेते हैं। तो कला का शब्द का पहला वर्णन हमारे ऋग्वेद में मिलता है। मित्रों, कला का सर्वप्रथम वर्णन हमारे ऋग्वेद में मिलता है, और यजुर्वेद में कला की 64 कलाओं का वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद में मिलता है, और साथ ही साथ यजुर्वेद में कला के 64 प्रकारों का वर्णन है। ऋग्वेद में कला के 64 प्रकार का वर्णन किया गया है। और इसके बाद भरत मुनि के ग्रंथ कामसूत्र में, भरत मुनि के ग्रंथ कामसूत्र में इन्हीं 64 कलाओं का वर्णन व्याख्यायित किया गया है। जो 64 कलाएं यजुर्वेद में वर्णित हैं, उन 64 कलाओं की व्याख्या भरत मुनि ने अपने एक ग्रंथ कामसूत्र में किया है। तो मित्रों, हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में कला पूरी 64 कलाओं को नहीं पढ़ना है भैया। हमको अपने सिलेबस में सिर्फ 4 बातों पर चर्चा करनी है। पहली पढ़नी है हमको चित्रकला। पहला हमारे सिलेबस का टॉपिक होगा चित्रकला। दूसरा टॉपिक होगा वास्तुकला। वास्तुकला के बारे में पढ़ना है। पहला टॉपिक है चित्रकला, दूसरा वास्तुकला, और तीसरा हमको पढ़ना है मूर्तिकला के बारे में। मूर्तिकला की चर्चा करनी है हमारे पाठ्यक्रम में। और चौथी बात हमको करनी है साथ में संगीत कला।
यही चारों हमारे सिलेबस के हिस्से हैं। इन्हीं चारों के बारे में हमको अच्छी तरीके से अध्ययन करना है एक एक बिंदुओं पर। तो कला की व्युत्पत्ति कल धातु से। कल धातु का तात्पर्य है करना। करना का मतलब हुआ किसी कार्य को सकुशल क्रियान्वित करने की प्रक्रिया कला कहलाती है। कला शब्द का प्रथम बार वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में कला के 64 प्रकारों का वर्णन है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में इन 64 कलाओं की पूर्ण व्याख्या करके समझाने की कोशिश की है। इसके बाद कला के 4 हमारे पाठ्यक्रम में जो हिस्से हैं, चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला और संगीत कला। तो सबसे पहले हम अपने पाठ्यक्रम के पहले हिस्से पर चलते हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं कि चित्रकला का उद्भव कहाँ से हुआ। चित्रकला के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चित्रकला, जिसको आप ड्राइंग के नाम से जानते हैं, चित्रकला, ड्राइंग। चित्रकला का क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, चित्रकला मानव की प्रथम अभिव्यक्ति थी। मानव की प्रथम अभिव्यक्ति। जब व्यक्ति के पास शब्द नहीं हुआ करते थे, भाषा का ज्ञान नहीं था, उस समय व्यक्ति अपने विचारों को संकेतों, चित्रों के माध्यम से प्रकट करता था। आपको आपने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी होगी, प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कई सारी ऐसी गुफाएं मिली हैं जहां पर उस समय के लोगों ने अपनी अभिव्यक्ति को चित्रों के माध्यम से दीवारों पर, पत्थरों पर उकेरा है। तो चित्रकला की मानव ने पहली बार अभिव्यक्ति जब की तो उसने संकेतों का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया है भैया? संकेतों का प्रयोग किया। संकेतों का प्रयोग किया और संकेतों के माध्यम से उसने शिलालेख लिखे। शिलालेख के साथ साथ उसने शिलाओं पर चित्र बनाए, शिला चित्र कह सकते हैं आप। और इसी प्रकार से धीरे धीरे मनुष्य की अभिव्यक्ति कला के रूप में, चित्रकला के रूप में विकसित होती चली गई। तो मनुष्य जो है अपने भावों का, एक तरह से चित्रकला क्या है? भावों की अभिव्यक्ति, आप कह सकते हैं भावों की अभिव्यक्ति। भावों की अभिव्यक्ति करना चित्रकला कहलाता है। भावों की अभिव्यक्ति उस समय जब हमारे पास भाषा का ज्ञान नहीं था, भाषा नहीं हुआ करती थी, उस समय हम अपने भावों की, अपने मन स्थिति को दूसरों तक पहुंचाने के लिए चित्रकला का प्रयोग करते थे। तो मानव की प्रथम अभिव्यक्ति क्या है? चित्रकला है। संकेतों का प्रयोग करके शिलालेख और चित्र बनाए जाते थे। साथ ही साथ मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति चित्रों के माध्यम से किया करता था। साथियों, अगर हम बात करें चित्रकला के प्रथम साक्ष्य के बारे में, तो चित्रकला का प्रथम साक्ष्य जो है वो हमारी भीमबेटका की गुफा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, भीमबेटका की गुफा से चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। ये चित्रकला पेट्रोगाइपस शैली में थी। पेट्रोगाइपस शैली का तात्पर्य यह है कि उस समय चित्रों को रेखा के रूप में, रेखाएं खींच कर ऐसे करके चित्र बनाए जाते थे और तमाम मनुष्य अपनी भाव भंगिमाओं का वर्णन शिलाओं पर लेप लगाकर, उसके ऊपर, पहले पत्थरों के ऊपर लेप लगाया करते थे और उनके ऊपर जो है कुछ इस प्रकार का चित्रण करते हुए पेट्रोगाइपस शैली हम उसे कहते हैं। पेट्रोगाइपस शैली का सीधा सा तात्पर्य है कि ये शैली प्रागैतिहासिक काल की बात करती है। प्रागैतिहासिक काल वो काल जिसका साक्ष्य हमको तो मिलता है, लेकिन उसकी भाषा के बारे में हम बिल्कुल से जान नहीं पाते हैं कि किस भाषा का प्रयोग करके और किन चीज़ों को लिखा गया है, क्या बताने की कोशिश की गई है। मनुष्यों ने, मानवों ने अपने भाव भंगिमाओं का चित्रण अपनी इस कला में किया है, चित्रकला के रूप में। चित्र इसके कैसे हुआ करते थे, तो आप समझ सकते हैं रेखीय चित्र। रेखीय चित्रों का तात्पर्य हमने आपको बताया कि जैसे आप मान सकते हैं कि रेखा के रूप में ये प्रयोग करने के साथ साथ ये ऐसे कुछ चित्रों का वर्णन किया जिसपे इन्होंने कुछ जानवरों को मारते समय, उनके शिकार करते समय जो है इस तरीके का चित्र बनाया है। तो इस तरह से इन चित्रों को देखकर हम इनकी भाव भंगिमाओं को समझ सकते हैं। इसमें इन्होंने अधिकतर, ज़्यादातर जो है प्रयुक्त रंगों में जो है गेरुए रंग का प्रयोग किया है। इन चित्रों में, भीमबेटका की गुफाओं में सर्वप्रथम ये देखा गया कि इसके ऊपर, पत्थर के ऊपर एक प्रकार का लेप लगाया गया है और उस लेप पर कुछ रेखा बना करके उस तरह के चित्रण किए गए हैं। इस शैली को पेट्रोगाइपस शैली कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के समय में ऐसी शैलियों का प्रयोग किया जाया करता था। प्रागैतिहासिक काल का तात्पर्य ऐसे काल से है कि जिसके साक्ष्य तो हमारे पास हैं, परंतु उन लिपियों को, उन सभ्यताओं में जो चित्र बने थे, उन सभ्यताओं के चित्रों को हम नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे काल को हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसके बाद कुछ साक्ष्य जो है हमको
अपने उत्तर प्रदेश से मिले हैं। जो मिर्जापुर की विंध्य पर्वत श्रृंखला है, उसमें विंध्य पर्वत श्रृंखला के में जो है हमको प्रागैतिहासिक काल के तमाम सारे चित्र मिले हैं। हम बात करते हैं विंध्य पर्वत श्रृंखला के एक लिखुनिया पर्वत है, लिखुनिया पर्वत, लिखुनिया ये है आपके मिर्जापुर में आपको मिलेगा, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। यहां से भी हमको जो है चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मध्य पाषाणकालीन चित्रकला के साक्ष्य। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कांस्यकालीन सभ्यता। कांस्यकालीन सभ्यता का क्या तात्पर्य है? ऐसी सभ्यता जिस समय कांसा नाम की एक धातु का प्रयोग हुआ, ऐसी सभ्यता को हम लोग नाम दिए कांस्यकालीन सभ्यता। कांस्यकालीन सभ्यता मित्रों, ये जो है आज से लगभग हम बात कर सकते हैं 7000 साल पुरानी है। 7000 या कह सकते हैं 5000 ईसा पूर्व के समय में कांस्यकालीन सभ्यता का विकास हुआ, जिसको हम लोग मोहनजोदड़ो या हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसको हम जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता। या फिर हम जो कह सकते हैं मोहनजोदड़ो, वर्तमान में जो है स्थान पाकिस्तान के हिस्से में है बंटवारे के बाद। मोहनजोदड़ो ये उस समय भारत में हुआ करता था। मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा की सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। आज से लगभग 5000 ईसा पूर्व की पहले की बात है। उस समय विश्व की सबसे उत्कृष्ट सभ्यता का विकास भारत भूमि में हुआ। आज तक की सबसे विकसित नगरीय सभ्यता के रूप में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता हुआ करती थी, जो आज भारत के हिस्से में ना होकर पाकिस्तान के हिस्से में है, बंटवारा हो चुका है। जो सिंध प्रांत है पाकिस्तान का, वहां पर यह सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुआ करती थी। आज से लगभग 5000 ईसा पूर्व पहले की बात है। प्रामाणिक तौर पर इस सभ्यता को 1921 में इस सभ्यता को प्रमाणीकृत किया गया। इसकी खुदाई हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग अभी तक 5000 या आप कह सकते 5600 स्थलों को खोजा जा चुका है। 5600 स्थलों की खोज हो चुकी है, जिनमें से लगभग 1400 स्थलों की तो खुदाई हो चुकी है। 1400 स्थल ऐसे हैं जिनकी हम खुदाई करने के बाद बहुत सारे साक्ष्य जुटा चुके हैं, जो आजकल हमारे तमाम सारे म्यूजियम्स में, तमाम संग्रहालयों में उनके साक्ष्य रखे गए हैं। 5600 स्थलों की खोज हुई, 1400 के लगभग स्थल खुदाई कर किए जा चुके हैं। 1921 में इसका जो है ये सभ्यता अस्तित्व में आई पहली बार। तो ये थी हमारी कांस्यकालीन सभ्यता। इसके बाद हम समझते हैं कि चित्रकला के स्रोत क्या क्या हैं। अगर हम बात करें चित्रकला के स्रोत के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो कई सारी चीजें हमको जो साक्ष्यों के रूप में प्राप्त हुई हैं, जैसे कि चित्रकला के स्रोत में हमको मूर्तियां मिली हैं। मूर्तियां कई जगह से खुदाई में मिली हैं। कुछ मोहरें मिली हैं हमको, मोहरें, और साथ ही साथ कुछ हमको मृद भांड अर्थात मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कुछ मिट्टी के बर्तन, मोहरों और मूर्तियों को खुदाई में प्राप्त किया गया, और कार्बन 14 विधि से जब उनकी अवधि निकाली गई तो हमको ये पता चला कि आज से लगभग 5000 ईसा पूर्व के समय, जिस समय मध्य पाषाण काल का युग था, या हमारी कांस्यकालीन सभ्यता थी, जिसको हम सिंधु घाटी या हड़प्पा या मोहनजोदड़ो की सभ्यता के नाम से जानते हैं, उस समय के जो कुछ बर्तन और मूर्तियां और मोहरें मिली हैं, इनको हम चित्रकला के साक्ष्य के रूप में समझते हैं। अच्छा, मूर्तियों में सर्वप्रथम हमको मिली है कांस्य नर्तकी। कांस्य नर्तकी ये कहां से मिली है भैया? कांस्य नर्तकी, तो कांसा एक धातु हुआ करती थी, और कांसे से बनी हुई मूर्ति एक नर्तकी, जो लगभग आज के समय के भरतनाट्यम मुद्रा में है। भरतनाट्यम मुद्रा से उसकी तुलना की जा सकती है। भरतनाट्यम मुद्रा में कांसे के धातु से बनी हुई एक कांस्य नर्तकी हमको प्राप्त हुई है। कहां से प्राप्त हुई है? तो हम बात कर सकते हैं ये हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। कहां से भैया? मोहनजोदड़ो से। तो अगर बात की जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम साक्ष्य कैसा मिला है, तो हम कह सकते हैं कि कांस्य नर्तकी मिली है, जो भरतनाट्यम मुद्रा में है, और ये कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके बाद कुछ मातृदेवी, उस समय की जो देवी हुआ करती थी, मातृदेवी की मूर्ति मिली है। मातृदेवी की मूर्ति कहां से मिली है? मातृदेवी उस समय की जो आराध्य देवी हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता में, उस मातृदेवी की हमको मूर्ति प्राप्त हुई है।
हड़प्पा सभ्यता की सबसे पूजनीय देवी थी। ये क्या थी? हड़प्पा की पूजनीय देवी थी। हड़प्पा सभ्यता की पूजनीय देवी, पूजनीय देवी के रूप में हम लोग जानते हैं मातृ देवी की पूजा वो लोग करते थे। जैसे हम लोग ग्राम में देवता मातृ देवता की पूजा करते हैं, उसी तरह से मातृ देवी की पूजा करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। कुछ ये आमतौर पर मातृ देवी कुछ खास मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई हैं। ऐसी कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जिनको देखने के बाद हमको ये पता चलता है कि ये मूर्तिकारों द्वारा बिल्कुल अच्छे से इसकी रचना की गई है। बहुत अच्छी तरह से इसमें मूर्तिकारी की हमको पहचान मिलती है। लेकिन इनमें से कुछ ऐसी मूर्तियां मिली हैं जो आम जनमानस ने प्रयोग की थी, आम जनमानस द्वारा, जिसमें कि हम कह सकते हैं कि सामान्यतः घरों में हम लोग जैसे शिवलिंग की पूजा करते हैं, तमाम सारे छोटे मिट्टी के ये भगवान बना करके हम लोग पूजते हैं घरों में रखकर, उसी तरह से उस समय के आम जनमानस ने मातृ देवी की जो मूर्तियां बनाई उसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं साज सज्जा कम मिली, परंतु जो मूर्तिकारों द्वारा रचित मूर्तियां हैं उसकी साज सज्जा में बहुत ही उत्कृष्ट जो है हमको दिखाई देती है। अच्छा, और क्या मिला है इसमें? हमको कुछ पुरोहितों के मूर्तियां मिली हैं। पुरोहितों की, पुरोहितों अर्थात जो उस समय के पंडित हुआ करते थे, जो उस समय के शास्त्री विद्वान लोग हुआ करते थे, उनकी मूर्तियां मिली हैं। ये भी हमको कहाँ से प्राप्त हुई हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो की सभ्यता से ही खुदाई में जो है हमको पुरोहितों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। कुछ जगह से हमको नाग पुरुष मिले हैं। नाग पुरुष, नाग पुरुष उस समय के देवता हुआ करते थे। ये हमको कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा की खुदाई में नाग पुरुष। तो हम बात करते हैं कांस्यकालीन सभ्यता। मातृ देवी की मूर्तियां हड़प्पा सभ्यता से मिली, पुरोहितों की मूर्तियां हमको मोहनजोदड़ो से मिली, नाग पुरुष हमको कहां से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं, और साथ ही साथ कांस्य नर्तकी कहां से मिली है भैया? तो हम कहेंगे कि मोहनजोदड़ो से मिली है। इसके बाद आते हैं हम लोग, कुछ मोहरें हमको मिली हैं। कुछ मोहरें मिली हैं जो कि हमारे लिए साक्ष्य के रूप में हैं कि सभ्यता का समय क्या था, और एक कांस्य युगीन सभ्यता जो हमारे भारत भूमि पर जन्मी थी आज तक की सबसे उत्कृष्ट नगरीय सभ्यता के रूप में, जिसको हम जानते हैं।